ग्वालियर में समाज सेवी संस्था एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसाइटी द्वारा 4 फरवरी को प्रयागराज, इलाहाबाद से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया। एयरपोर्ट से आते समय विभिन्न स्थानों पर उनका आत्मीय स्वागत हुआ। संस्था के अध्यक्ष संजय कट्ठल ने बताया कि डॉक्टर रीता बहुगुणा के ग्वालियर आते ही सर्वप्रथम उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि चक्र चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार थीं। वहीं संस्था द्वारा उनका वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर ढाल, तलवार और स्वाफा देकर उनका रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष श्री कट्ठल ने बताया कि बड़े राजनीतिक घर में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और अपना कैरियर एक प्राध्यापक के रूप में प्रारंभ किया। वह वर्तमान की प्रदूषित राजनीति के कारण राजनीति में नहीं आना चाहती थीं, लेकिन गृहनगर इलाहाबाद के नागरिकों के विशेष अनुरोध पर उन्होंने महापौर का चुनाव लड़ा। उनका जीवन सदैव राजनीतिक चमक दमक से दूर रहते हुए एक साधारण नागरिक की तरह अपना जीवन जिया। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर मनीष रस्तोगी, धीरज गोयल, अशोक जैन सहित कार्यक्रम में कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी सांसद प्रयागराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान पाकर अभिभूत हूँ और वीरांगना लक्ष्मीबाई जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज मैं धन्य हो गई हूँ कि हमें आज वीरांगना लक्ष्मीबाई जी ने ऐसी हजारों लाखों करोड़ों बेटियां दी हैं जो उनके बताए हुए मार्ग पर चल रही हैं और अस्तित्व बचाने का कार्य कर रही हैं। नहीं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय, मतलब सोचिए 80 वर्ष अपने जीवन के देश को दिए हैं और निश्चित रूप से उन्होंने जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है भारत का, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके महत्व को उजागर करना, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको, उसमें गौरव का आभास दिलाने का काम किया और पूरे जीवन उन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। मैं बड़ी प्रसन्न हूँ और धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने उनको इस भारत रत्न के लिए चयनित किया। हम लोग तो शुरू से जानते थे कि ये तो तितर बितर हो ही जाएंगे। पिछले 30 वर्षों से यही हो रहा है, क्योंकि देखिए इनमें अहम बहुत है, अहंकार बहुत है। अगर ये किसी विषय पर या किसी सिद्धांतों के आधार पर ये होते तो टिक सकते थे, पर इनका तो सिर्फ अपना अपना एजेंडा है। किसी को सिर्फ डीएमके, मतलब अपनी क्षेत्रीय जो शक्तियाँ हैं, पार्टियाँ हैं, वो अपने क्षेत्रीय दबदबा रखना चाहती हैं। कांग्रेस केंद्र में जगह छोड़ना नहीं चाहती है राष्ट्रीय स्तर पर, और उसका भी जनाधार बिल्कुल समाप्त है। उत्तर प्रदेश में तो 2% वोट है और यहाँ पर कितना शोर था मध्य प्रदेश में, देख लीजिए, और कैसा जनता ने उनको धकेल कर पीछे किया। तो जब जनता जब कन्विंस नहीं होती है कि आपका लक्ष्य सही है तो साथ नहीं देती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट आस्था हमारे देशवासियों की है, वोटर्स की है। और आप देखिएगा 2024 में जो है वो रिकॉर्ड मत आएंगे। मुझे तो लगता है 1952 में जो चुनाव का रिजल्ट था उससे भी बेहतर रिजल्ट मोदी जी लेंगे, और सिर्फ इस बात पर कि उनके नेतृत्व में लोगों ने सच्चाई, ईमानदारी और राष्ट्र की प्रगति को देखा है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, यूपी और एमपी में भी आने वाली है। उनके भाषण तो बिल्कुल स्टीरियोटाइप है, एक ही बात बोलते हैं, मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, और इसके अलावा उस क्षेत्र में क्या उनको करना चाहिए। असम गए तो असम के लिए क्यों हटाए गए, वहाँ से क्या त्रुटियाँ थी, उनको स्वीकार करके क्या करेंगे बताएं। उनके पास कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं है, कोई भविष्य की योजनाएं नहीं हैं किसी भी पार्टी के पास। जो क्षेत्रीय पार्टी उनको क्षेत्र के बाहर नहीं निकलती हैं, भ्रष्टाचार में सब डूबे हुए हैं। तो देखिए, मैं समझती हूँ आने वाला जो 10-20 साल है वो तो जो मोदी जी ने ट्रैक बनाया है उसी पे चलेगा। राष्ट्र पहले, सबसे पहले राष्ट्र, और राष्ट्र को विश्व में सबसे शक्तिशाली आर्थिक देश बनाना और साथ ही साथ उसके परचम को लहराना, यही उनका उद्देश्य है। और उन्होंने खुद ही एक अनाउंस किया कि अगले 3 वर्षों में भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति देश की, दुनिया की बनेगी। हम ऑलरेडी 5वें नंबर पर बैठे हैं। ग्रेट ब्रिटेन जिसने हमको गुलाम बनाया उसको हमने पीछे ढकेला है।
अब जर्मनी से हमारा कंपटीशन चल रहा है, फिर चीन है, जापान है, अमेरिका है। तो मैं समझती हूँ चाहे विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक नीति हो, मोदी जी ने गरीब कल्याण को अपना आधार बनाया है। और युवा, उन्होंने 4 स्तंभों की जो घोषणा करी है, युवा, महिला, किसान और गरीब, जातिवाद को समाप्त करके इन 4 स्तंभों पर भारत को मजबूत करने का जो उनका लक्ष्य है, ये जनता को समझ में आ रहा है। मैडम, अभी आपने मंच से भ्रष्टाचार को लेकर भी बात कही। लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और विपक्ष इसको गलत ठहरा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, गलत क्यों ठहरा रहा है भाई? आप देखिए, अगर गलत होता तो फिर जब ये लोग कोर्ट में बेल के लिए जाते हैं तो इनको बेल क्यों नहीं मिलती? 2-2 साल से कोर्ट तो नहीं किसी पार्टी का है, और ऐसा नहीं कि कोर्ट हमेशा रूलिंग पार्टी के हक में अपने देता है ऑर्डर्स। उसके जजमेंट तो ज़्यादातर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आते हैं, और फिर भी आपको नहीं छोड़ रहे हैं वो। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि घोटाला है, भ्रष्टाचार है, और जो ईमानदार होता है उसको डर नहीं लगता है। अगर आपने नहीं मानना, आप ईमानदार हैं तो जाइए जुडिशरी के सामने, अपनी बात को, अपने आप को सिद्ध करिए कि आप गलत नहीं हैं। बीजेपी नाराज है इस बार 4 को, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं समझती हूँ, मैंने आपसे भी कहा, उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 आ जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा, हमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। हो सकता है 1-2 सीटें इधर चितर जाए, वरना उत्तर प्रदेश तो 75+ जाएगा, ये कोई कहना नहीं। पर मैंने जो आपसे कहा, रिकॉर्ड मत आएगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि परसेंटेज इन वोट परसेंटेज, ये जो चुनाव है इतिहास रचेगा। मुझे लगता है अभी तो पार्टी का लक्ष्य है कि 60% जाएं, लेकिन मुझे लगता है 70% भी जा सकते हैं हम। थोड़ा बहुत दक्षिण में हम लोग अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हो सकता है 1952 का रिकॉर्ड टूट जाए।